रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर बच्चों का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कालांशों में हमने बोर्ड एग्जाम 2020 का पेपर सॉल्व किया था, उसका सेट 1 हमने सॉल्व किया था। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 2020 एग्जाम का सेट 2 लेके आए हैं। 2020 बोर्ड एग्जाम, इसका दूसरा सेट लेके उपस्थित हुआ हूं। पहले सेट में अगर बच्चों आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बता देना है कि क्या समस्या आ रही है, यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए दूसरा सेट करते हैं। बच्चों, प्रत्येक सेट को मैं अलग अलग जो बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको प्रदान करता हूं। बीच बीच में यहां भी दिखाऊंगा, जैसे कि अब मैंने पहले सेट का बहुविकल्पीय क्वेश्चन प्रेषित कर दिए हैं आपके समक्ष, ठीक है ना, उनको आप देख सकते हैं। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल रसायन की पाठशाला में मैं 2020 के बोर्ड एग्जाम का सेट नंबर 2 हल कर रहा हूं। बच्चों, यहां बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय का है। इन बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और वेग की इकाई एक समान होगी। मैं आशा कर रहा हूं सब बच्चों ने प्रश्न लिख लिए होंगे। पहले प्रश्न लिखना है, फिर इसको समझना है बच्चों, है ना। किस कोटि के लिए के और यानी वेग स्थिरांक और वेग की इकाई एक समान होगी बेटा। तो वेग की इकाई बेटा होती है, जो अभिक्रिया का वेग होता है उसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमें के की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स निकालना है। प्रश्न यह है, वह कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें के की इकाई यह होगी। हम जानते हैं के की इकाई के लिए कॉमन फॉर्मूला होता है, के की इकाई के लिए फॉर्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये हमने आपको पिछले कालांश में बताया था। एन की क्या वैल्यू रखें कि हमारा आंसर जो है वो ये वाला आ जाए। अगर हम बच्चों यहाँ पे एन इक्वल टू 0 रख दें तो ये राशि शेष बचेगी, सेकेंड इनवर्स है ही, हम रख के देख। अच्छा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो यानी हो गया ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अगर हम देखें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई और वेग की इकाई एक समान होती है, ठीक है ना। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये वाला हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एक ही इकाई का होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें लिखा है किसका वाष्प दाब अवनमन सर्वाधिक होगा। बच्चों, हमने यहाँ थोड़ा अलग से टॉपिक बता दें, इससे अलावा हमने 4 अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रखे हैं। एक हमने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक हमने पढ़ा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एक हमने पढ़ा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यदि मोलरता एक सी है, मैं क्या करूं, इसमें तो एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू आई है, मैं चारों के लिए आंसर बता रहा हूं। यदि मोलरता समान है तो I पर इनका मान निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा बेटा? I पर, अर्थात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू I। जिसका I ज्यादा होगा, 1/2 फैक्टर ज्यादा होगा, जिसके आयंस ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, वो I की वैल्यू ज्यादा आएगी। और जिसकी I की वैल्यू ज्यादा आएगी कब? जब मोलरता एक समान है। तो जिसकी I की वैल्यू ज्यादा, उसकी सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों की वैल्यू ज्यादा, सभी। अभी तो आपने एक ही दिया है। जैसे प्रश्न है किसका वाष्प दाब अवनमन सबसे ज्यादा होगा, जिसका I ज्यादा होगा, क्योंकि मोलरता एक सी है तो I पे डिपेंड करता है। जो BaCl2 है, इसमें Ba डाई पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, यानी I की वैल्यू 3 हो जाएगी।
बाद में 3 आए ना, शुरुआत में 1 था, 3/1 3 आएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अर्थात इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज के ही फॉर्म में रहेगा, आई की वैल्यू 1 आएगी। और यूरिया, यूरिया में भी आई की वैल्यू 1 आएगी। और NaCl में बच्चों Na+Cl- आई की वैल्यू 2 आएगी। तो आई की वैल्यू ज्यादा किसमें है? आई की वैल्यू ज्यादा इसमें है। आंसर आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन आया NaCl Al2SO4 का होल थ्राइस, CaCl2 और C6H12O6, इनमें किसका अणुसंख्यक गुणधर्म यानी किसका पराशरण दाब ज्यादा होगा? आज ये क्वेश्चन आ गया। और सबकी मोलरता दी हुई है 0.5 m, सबके लिए 0.5 m मोलरता का विलयन है। आसानी से कर सकते हैं बेटा। इसके लिए आई की वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए आई की वैल्यू 5 आएगी, 2 Al 3 SO4। इसके लिए आई की वैल्यू 3 आएगी, 1 Ca 2 Cl। ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1, क्योंकि यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आई की वैल्यू 1। यानी सबसे ज्यादा पराशरण दाब Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का होगा, अगर सबकी मोलरताएं एक समान है। तो इस तरह के बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मोलरताएं एक समान हो तो जो हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म है वो किस पर डिपेंड करते हैं? वह आई के मान पर निर्भर करते हैं। जिसका आई का मान ज्यादा, उसका अणुसंख्यक गुणधर्म की वैल्यू भी ज्यादा। अच्छा ये देखें, A = B, A = B = C, और लिखा है अल्फा = बीटा = गामा इज नॉट इक्वल टू 90। बच्चों ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, मैं बता दूंगा अभी आंसर। आपके सिलेबस में जो है A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ये आपके कक्षा 12वीं के सिलेबस में है बेटा। इसको बोलते हैं हम क्यूबिक। कैसा होता है बेटा? ये क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ये ज्यादा आता है बेटा। वो आ गया, उसका आंसर भी बताता हूँ मैं आपको। ये क्यूबिक होता है, घनीय क्रिस्टल होता है, और घनीय क्रिस्टल का उदाहरण NaCl KCl है। यह घनीय क्रिस्टल का उदाहरण है। लेकिन ये किस में होगा बेटा, है ना? ये वाला होगा रोम्बोहेड्रल। कैसा होता है ये? रोम्बोहेड्रल। जो आइस होता है, आइस बर्फ जो होता है वह रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है बेटा। बर्फ की संरचना रोम्बोहेड्रल होती है, उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। जो ठीक है ना, क्रिस्टल में इसमें क्या, क्रिस्टल की तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं ना। 3 डायमेंशनल स्पेस के जो कोण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये इसका आंसर आपका रोम्बोहेड्रल है। वैसे आपके सिलेबस में बच्चों क्यूबिक है। अगला क्वेश्चन लिखा है उत्प्रेरक। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो, उत्प्रेरक क्या करता है बेटा? चलिए हम एक एग्जांपल लिखें। हमने माना एक केमिकल रिएक्शन है A2 + B2, ये आपस में, इनके पास एनर्जी है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। यहां तक उन्हें जाना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए। किसके लिए? एक्टिव होने के लिए, एक्टिव होने के लिए इन्हें इस एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा। और जब इसको पार कर लेंगे तो यहां पर इसके बाद ये प्रोडक्ट बना देंगे, 2AB बन गया। अर्थात यहां से यहां तक जाने में जो ऊर्जा लग रही है, यहां से यहां तक जाने में जो ऊर्जा लग रही है, यह ऊर्जा एक्टिवेशन ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी मॉलिक्यूल को दी जाने वाली वह ऊर्जा जिससे वह एक्टिवेट हो जाए, क्या करूंगा, जिससे वह क्रियाशील हो जाए, और क्रियाशील होने के बाद उत्पाद बनाने के लिए तैयार हो जाए, वह ऊर्जा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अगर यहां कैटलिस्ट आ जाएगा तो कैटलिस्ट इसके बैरियर को कम कर देगा। अगर क्या आ गया, उत्प्रेरक आ गया, तो जो सक्रियण ऊर्जा का बैरियर यहां था वह बैरियर यहां हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल को इतनी सी एनर्जी देंगे तभी वह प्रोडक्ट बना देगा। यानी क्या हो रहा है, जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को डाउन कर देता है।
अब मॉलिक्यूल को सक्रिय होने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिससे वह आसानी से गेन कर लेगा और गेन कर कर तुरंत उत्पाद बना देगा। अर्थात उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के एनर्जी बैरियर को डाउन कर देता है और एनर्जी बैरियर को डाउन करके रिएक्शन को तेजी से प्रोग्रेस करके प्रोडक्ट बनाता है। आपका आंसर कौन सा मिल रहा है? सक्रियण ऊर्जा मिल रहा है। सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है, सक्रियण ऊर्जा की जो बैरियर है उसको डाउन कर देता है कायदे से। अब यहां तक एनर्जी पाकर तुरंत प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा के लिए को कम करता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर क्लोरोफॉर्म है, क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म है। प्रश्न लिखा है क्लोरोफॉर्म को यदि हम सनलाइट में रख दें, किसमें? तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक घातक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? आपका आंसर तो फॉस्जीन लिखा है बेटा उसमें, तो आपका आंसर तो हो ही गया। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन इसकी और बातें हम समझ लें, हम और भी बातें समझ लें। आपका आंसर तो मिल गया फॉस्जीन। आपके 4 विकल्पों में एक विकल्प फॉस्जीन भी है। आप फॉस्जीन पे आंसर पर टिक लगा सकते हैं। इसकी कुछ और बातें जान लें, हम अगले कालांशों में आएंगे तो वहां नहीं समझेंगे। होता क्या है बेटा? पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग एक निश्चेतक के रूप में किया जाता था। किसके रूप में बेटा? निश्चेतक। पुराने क्वेश्चन है ये, अब ये इसका उपयोग कम होता है बेटा, लेकिन पहले क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन तो बता ही दें। निश्चेतक के रूप में जब हम यूज करते थे, तो जब बोतल में हमने भरा, जैसे ये बोतल है, इस बोतल में क्लोरोफॉर्म भरा हुआ है, इसमें क्या है? क्लोरोफॉर्म है। अब जब हम इसको यूज करेंगे, यहां से निकालेंगे, तो क्या होगा? यहां हमारी एयर भी पहुंचेगी और यहां हमारी इससे लाइट भी पहुंचेगी। तो होगा क्या? इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यह फॉस्जीन में बदल जाएगा और व्यक्ति को बेहोश करने के लिए सुंघाया जा रहा है, व्यक्ति मर भी सकता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म को हम निश्चेतक के रूप में यूज करें तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करें? मतलब इसको कैसे प्रोटेक्ट करें कि इन दोनों के प्रभाव से ये बचा रहे, इन दोनों के प्रभाव से यह बचा रहे। क्या करेंगे बेटा? पहले तो ये बोतल जो है, इस बोतल का कलर डार्क कर देंगे, डार्क कलर कर देंगे, जिससे सनलाइट अब नहीं आ पाएगी आसानी से, इसके अंदर सनलाइट आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो क्वेश्चन आता है रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि सनलाइट उसमें आसानी से पास नहीं कर पाती है। दूसरी बात, इसका जो मुंह है, इस मुंह पर एक ढक्कन, लकड़ी का ढक्कन आता है जिसको बोलते हैं डार्ट, कैप मान लो, इसको डार्ट लगा देते हैं मुंह पर। डार्ट लगाने से क्या होगा? ये जो एयर थी वह इसके अंदर नहीं आ पाई, यानी मुंह तक भरा, डॉट लगा दी, एयर के लिए जगह नहीं बची। कलर्ड बोतल में रखा, यानी सबसे पहले क्या किया? रंगीन बोतल में रखा, रंगीन बोतलों में रखा। दूसरी बात, मुंह तक भरकर डॉट लगाकर रखा। तीसरी बात, इसमें 1% इथेनॉल मिला देते हैं भाई। क्या मिला देते हैं बेटा? 1% इथेनॉल मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यूज करेंगे बेटा तब तो ये खुलेगा ना, और जब ये खुलेगा तो इसमें वायु चली जाएगी, कुछ मात्रा में प्रकाश भी जा सकता है, अर्थात कुछ कार्बोनिल क्लोराइड तो बनी जाएगी ना। जब इसको यूज करेंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगी। तो जैसे ही कार्बोनिल क्लोराइड बनेगी, यह इथेनॉल उसे पकड़ लेगा। किसे? इसे पकड़ लेगा, कार्बोनिल क्लोराइड को पकड़कर डाइइथाइल कार्बोनेट में बदल देगा। इसमें बदल देगा डाइइथाइल कार्बोनेट में। अब ये हानिकारक नहीं है, इसको इसने मार दिया। किसने? यानी कि डार्क बोतलों ने किसको मारा? सनलाइट को मारा। मुंह तक भरकर डॉट लगाकर किसको मारा? ऑक्सीजन को कैंसिल किया। लेकिन अगर बन भी रही है तो उसको किसने मार दिया? इथेनॉल ने। इथेनॉल इस कार्बोनिल क्लोराइड को पकड़ लेगा
और डाइथाइल कार्बोनिल बनाएगा जो कि हानि रहित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये जो कंपाउंड दिया है ये कौन सा अमीन है। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने लिखा अमोनिया, ये अमोनिया है बेटा, ये अमोनिया है। एक एच हटा दो, एक एच हटा दो, एक एल्काइल ग्रुप लगा दो, 1 डिग्री अमाइन। कौन सा होगा बेटा? 1 डिग्री अमाइन। एक एच और हटाया, एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया, 2 डिग्री अमाइन। तीनों एच हटा दिए और तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए, 3 डिग्री अमाइन। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बेटा? उनमें से एक आंसर आपका 3 डिग्री भी दिया होगा, तो आंसर आपका हो गया 3 डिग्री अमाइन। ठीक है ना, 3 डिग्री अमाइन। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रेषित कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैसे भी आप नोट कर सकते हैं, मैंने अलग से व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, आप उसको नोट कर लो दूसरे नंबर क्वेश्चन को। चलिए उसका पहले का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं हम, दूसरे का का है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको भेजा गया है उसका का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है बेटा कि 3 ग्राम पदार्थ है, उसका 50 ग्राम जल में विलयन है, ये ना। आप क्वेश्चन पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 3 ग्राम पदार्थ है, उसके 50 ग्राम जल में बने विलयन का क्वथनांक कितना दिया हुआ है बेटा? 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, यही है ना। तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, ऐसा ही है ना। जल के लिए केबी होता है बेटा 0.51 पर मोलल, ये केबी होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू जानते हैं केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी बेटा हम निकाल लें पहले। यहाँ पे डेल्टा टीबी होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है 100.51 और शुद्ध विलायक होता है बेटा जल इसमें, और जल का क्वथनांक होता है 100, यानी डेल्टा टीबी आ गया 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टीबी, इसकी वैल्यू भी रखेंगे हम। अब हम वैल्यू रखें बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है WB 1000 अपॉन विलेय का अणुभार और विलायक का ग्राम में भार, ये हमें निकालना है। KB WB 1000 डेल्टा TB WA। वैल्यू पुट करें बेटा, KB की वैल्यू है 0.51, WB 3 ग्राम 1000, इसकी वैल्यू भी 0.51 और W है 50 की है ना बेटा, 50 ग्राम। W कितना दिया है? 50 ग्राम ये दे रखा है। इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 20 बार कटा, यानी कि आ गया 60 ग्राम पर मोल। विलेय का जो अणुभार है, क्या कह रहा हूं मैं, विलेय का जो अणुभार है वह 60 ग्राम पर मोल आ गया। नोट कर लेना बेटा, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लेना आप, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खा, इसी का क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। खा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये कोलरास नियम का अनुप्रयोग है। 3 आपको प्रबल विद्युत अपघट्यों की, 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं दी हुई हैं, ऐसा ही है ना। NaCl की दी है, HCl की दी है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बेटा, है ना, और CH3COO Na की दी है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इनकी मोलर चालकताएं दे रखी, तो इनकी समीकरण और बना ले बेटा हम। इसकी होगी लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, इसकी होगी लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और इसकी होगी लैम्डा नॉट CH3
COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। वैल्यू भी दे रखी है बेटा उसको ना, क्वेश्चन आप नोट कर लेना, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 126.4 और इसकी दे रखी है 425.9 और इसकी है 91.0। किसमें? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। प्रश्न दिया है कि NaCl, HCl और CH3COONA की अनंत तनुताओं पर मोलर चालकताएं क्रमशः यह दी हुई हैं, क्रमशः ये 3 दी हुई हैं। उपरोक्त तीनों मोलर चालकताओं की सहायता से एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट CH3COOH की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कीजिए। इसकी समीकरण कैसे बनेगी बेटा? समीकरण कैसे बनती है? जो आयन होते हैं, मोलर आणविक चालकता आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोलराश का लॉ, कोलराश का लॉ है, ये हम लिख सकते हैं बेटा, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर। प्रश्न ये है, हमें इस उत्तर को चाहिए, हमें ये समीकरण चाहिए उपरोक्त तीनों समीकरणों की सहायता से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। लैम्डा नॉट CH3COOH ये हमें दिया हुआ है तीनों, ये हमें फाइंड करना है। हमें पहले चाहिए CH3COO नेगेटिव, ये हमें यहां से मिल रहा है बेटा, रिएक्शन पूरी लिखनी पड़ेगी लेकिन, है ना। कहां से मिल रहा है? लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na। ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं बेटा, हमें जो चाहिए उस पर ध्यान लगाना। भी मिल गया हमें CH3COO नेगेटिव। अब हमें H प्लस और चाहिए, H प्लस इससे मिल रहा है, क्या लिखें? प्लस लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये भी मिल गया हमें। हमारे पास ज्यादा क्या बचा? एक बचा Na ज्यादा, एक बचा Cl ज्यादा। क्या NaCl माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, इससे NaCl माइनस हो सकता है, यानी माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अगर इनको हल करेंगे तो आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, ये आ गया। अब हमने ये दुर्बल विद्युत अपघट्टों की वैल्यू को प्रबल विद्युत अपघट्टों के फॉर्म में लिख दिया। इसको हम जोड़ के लिख दें, ये किसका है भाई? लैम्डा नॉट CH3COONA, ये किसका है? लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। वैल्यू रख दो बेटा इनकी। इसकी वैल्यू CH3COONA की वैल्यू है 91 प्लस HCl है 425.9 माइनस NaCl है 126.4। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसको नोट कर लो बेटा, पॉज करके नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का खा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का खा क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। पूरा मिटा दूं, पूरा बोर्ड ले लूं काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपको करना है, मैंने क्वेश्चन पहले प्रेषित कर दिए ना, 2 का गा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का गा क्वेश्चन करना है, ठीक है नहीं। गा क्वेश्चन है 2 का गा, क्वेश्चन नंबर 2 गा है एंजाइम उत्प्रेरक के गुण बताना है हमें। क्या बताना है बेटा? एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण बताना है, ठीक है नहीं। सबसे पहली बात इनकी बेटा, सबसे पहला गुण होता है विशिष्टता। स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यह स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात कोई भी एंजाइम किसी निश्चित रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। एक एंजाइम सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। जैसे हमने माना एक पदार्थ है ईस्ट, ईस्ट में बहुत से एंजाइम होते हैं बेटा, जैसे कि इनवर्टेज होता है, जाइमेस होता है, और भी कई एंजाइम ईस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम ग्लूकोज में
ईस्ट मिला दें तो ईस्ट के सभी एंजाइम इससे रिएक्शन नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टेज आएगा, केवल इन्वर्टेज एंजाइम आएगा, वो ग्लूकोज को, सॉरी जाइमेस, किसको बेटा, केवल जाइमेस एंजाइम आएगा, वह ग्लूकोज को C2H5OH और CO2 में अपघटित करेगा। सब एंजाइम नहीं आएंगे, केवल कौन सा आएगा, जाइमेस एंजाइम। अगर शुगर लिखी हुई है C12H22O11, इसका हम जल अपघटन कर दें इसी ईस्ट की उपस्थिति में, अब बेटा अब एंजाइम जाइमेस, अब एंजाइम आएगा इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम आएगा, अब काम में आएगा इन्वर्टेज, और यह इसको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देगा। किसमें बदल देगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देगा। अर्थात एंजाइम विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अगर उसी एंजाइम में वही एंजाइम दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में आएगा, यह आवश्यक नहीं है कि उसको उत्प्रेरित करे, यानी विशिष्ट होते हैं। एंजाइम और उत्प्रेरकों के बीच, सॉरी एंजाइम और क्रियाकारकों के बीच वही संबंध होता है जो कि एक ताला और चाबी के बीच होता है। जिस प्रकार प्रत्येक ताले में अलग अलग चाबी लगती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक क्रियाकारक की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए अलग अलग एंजाइमों की आवश्यकता है, यानी विशिष्ट होते हैं। नंबर दूसरा, सूक्ष्म मात्रा। क्या बेटा, सूक्ष्म मात्रा। एंजाइमों की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। थोड़ी सी मात्रा लगेगी, रिएक्शन की रेट को अपने आप बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात, अभिक्रिया की दर को एक बार एंजाइम चालू कर देगा 10 मिलियन गुना बनाते हैं भाई। किसके कितने गुना, 10 मिलियन गुना तक बढ़ा सकते हैं एंजाइम। एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को 10 मिलियन गुना तक बढ़ा सकते हैं भाई। एक बार डाला 10 मिलियन गुना रिएक्शन हो जाएगी, ये भी संभव है। चौथा, इनके लिए अनुकूलन परिस्थितियां, इनके लिए अनुकूलन परिस्थितियां मतलब ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू किसी केमिकल रिएक्शन की वह वैल्यू होती है जो उस केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती हैं वो कंडीशंस। जैसे कि ताप जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंजाइम उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। इस तापमान पर एंजाइम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी रिएक्शन को सबसे तेजी से संपन्न करवाते हैं। अनुकूलन ताप कौन सा ताप, जिस पर किसी एंजाइम की एक्टिविटी सर्वाधिक होती है, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा इस ताप पर, वह उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसी प्रकार ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं। अगर तनिक अम्लीय माध्यम है तो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन आता है बेटा बहुविकल्पीय में कि एंजाइम उत्प्रेरकों के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, अम्लीय माध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन आता है एंजाइम उत्प्रेरक की कार्य क्षमता किस तापमान पर सर्वाधिक होती है, 37, 73, 25, 0। आपको 37 लगा देना है, इनकी कार्य क्षमता 37 पर सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। नोट कर लेना बेटा, नोट्स तो हम देंगे ही देंगे, आप नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का घा, क्वेश्चन नंबर 2 का घा क्वेश्चन करते हैं बेटा। घा क्या दिया है, घा दिया है हीलियम के उपयोग लिखना है। क्या लिखना है बेटा, अक्रिय गैस हीलियम, दूसरे का घा हीलियम के 4 उपयोग लिखिए। क्या लिखना है बेटा, हीलियम के 4 उपयोग लिखना है हमें। पहला उपयोग, यह चूंकि अज्वलनशील है, अज्वलनशील है, यह हल्की है, इसलिए इसका उपयोग गुब्बारों में होता है। किसमें बेटा, इसका उपयोग गुब्बारों में भरने में किया जाता है। दूसरी बात,
जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो वह हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का प्रयोग सांस लेने में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? सांस लेने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह जो है यह उच्च दाब पर भी रक्त में विलेय नहीं है या बहुत कम विलेय है। अगर यहां नाइट्रोजन होती तो नाइट्रोजन रक्त में विलेय हो जाती और गोताखोर जब समुद्र से बाहर निकलता तो वहां पे दाब कम हो जाता, तो विलेय नाइट्रोजन बाहर निकलती तो वहां उसको उसकी ब्लड सेल्स में से जहां जहां से बाहर निकलती वहां बहुत तकलीफ होती। इसको बैंड बोलते हैं, बैंड हो जाता, बहुत तकलीफ होती। हीलियम क्योंकि रक्त में घुलेगी नहीं तो बाहर भी नहीं निकलेगी, तकलीफ नहीं होगी। चौथी बात, तीसरी बात, जो हमारा धातु कर्म है, क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है तो धातु कर्म में जो इनर्ट वातावरण उत्पन्न करने में भी इसको काम लिया जाता है। उत्पन्न करने में धातु कर्म में अक्रिय वातावरण अगर उत्पन्न करना है तो इसका उपयोग करेंगे। चौथी बात, यदि इसका तापमान बहुत कम कर दिया जाए तो यह द्रव हो जाएगी। द्रव हीलियम का उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि प्रशीतक के रूप में, किसके रूप में? प्रशीतक के रूप में किया जाता है, या फिर रिएक्शन जहां हो रही है वहां लो टेम्परेचर चाहिए तो लिक्विड हीलियम के एटमॉस्फेयर में वह रिएक्शन होती है। आप बेटा इसको नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कराते हैं इसके बाद आपको। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। पहला 3 का जो का लिखा है, 3 का का लिखा है जिसका है समपराशरी विलयन। नाम से ही स्पष्ट है बेटा, है ना। वे विलयन ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब एक समान होंगे, अर्थात अगर 2 विलयन ए हैं तो पाई ए इक्वल टू पाई बी। यदि ए और बी 2 विलयन हैं तो उनके यदि परासरण दाब एक समान है तो वह विलयन समपराशरी विलयन कहलाएंगे। जैसे हमने कहा, एक इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं बेटा कि अगर एक पात्र में 2 विलयन है ए और बी, उनके बीच में एक एसपीएम लगी हुई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और ए और बी को उससे पृथक कर दिया तो ना तो ये इसमें जाएगा ना ही ये इसमें जाएगा, अर्थात उसमें कोई भी परासरण नहीं होगा। अर्थात इन दोनों के बीच में यदि अर्ध पारगमझिल्ली लगा दें तो इनमें परासरण नहीं होता है। दूसरी बात, इनके मोलर सांद्रताएं बराबर होती हैं, इनकी मोलर सांद्रताएं बराबर होती हैं, इनके मोलों की संख्या भी बराबर होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। समपराशरी विलयन ऐसे विलयन जिनका किसी निश्चित ताप पर परासरण दाब एक समान होता है वह समपराशरी विलयन होते हैं। मोलर सांद्रता बराबर, मोलों की संख्या बराबर, इनके बीच अर्धपारगमझिल्ली लगा दें तो इनमें परासरण नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लिखें हम, जब हम मनुष्य को अस्पतालों में, मरीजों को अस्पतालों में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उस विलयन का परासरण दाब हमारे रक्त के समपराशरी होता है। विलयन की बोतल ही चढ़ाते हैं, मरीज को देते हैं। क्यों? क्वेश्चन आता है। हमारा रक्त का परासरण दाब लगभग 8 वायुमंडलीय होता है, तो जो इंजेक्ट किए जाने वाला सॉल्यूशन होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसके आइसोटोनिक अर्थात समपराशरी होना चाहिए। अगर यह है तो हमारे ब्लड में बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा, और अगर नहीं है तो हमारे को पीड़ा हो सकती है मिलने के कारण। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी तीसरे का जो था समपराशरी विलयन, आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एन व पी प्रकार के अर्धचालक।
खा क्वेश्चन है बेटा, है ना, खा क्वेश्चन है। एन व पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? तो आपको बेटा एक शब्द याद रखना है, नेफो। क्या याद रखना है बेटा? नेफो याद रखना। क्यों बच्चे भ्रमित हो जाते हैं? नेफो क्यों याद रखना है, अभी देखते हैं ये शब्द क्यों याद रखना है आपको। हम क्या करें, तीन समूह होते हैं, एक हमने लिया थर्ड ए, एक हमने लिया फोर्थ ए, और एक हमने लिया फिफ्थ ए। देखो बेटा क्या होता है, इसमें होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला, और इसमें था कहें सियाजी सुनो प्रभु, और यह था न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। बेटा इसकी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये थर्ड ए का है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखो क्या आता है, हमने क्या किया, जर्मेनियम में इंडियम मिलाया, इसकी डोपिंग कर दी। डोपिंग मतलब अशुद्धि के रूप में इसे मिला दिया, तब क्या हुआ, तब जर्मेनियम की चालकता और ज्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखे बेटा, जर्मेनियम जो है बेटा, इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इंडियम इसके पास आएगा, जिसकी बाह्यतम कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन जब चौथा जर्मेनियम आएगा तो यहाँ पे एक होल बचेगा, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि जर्मेनियम की बाह्यतम कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई। ये होल पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यह होल पूरे क्रिस्टल में घूमेगा और अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी ले जाएगा और इस जर्मेनियम की चालकता को बढ़ा देगा। इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो पी होता है, लिखा है ना, पी किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। अर्थात वह अर्धचालक जिनमें होल के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वह अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक है, लिखा है ना, नेफो, पी टाइप होल के कारण। अब समझ में आ रहा है पी टाइप। अब एन टाइप की बात करें, हमने जर्मेनियम में एंटीमनी मिला दी। जर्मेनियम के तो बेटा फिर भी 4 ही हाथ हैं, लेकिन एंटीमनी के 5 हाथ हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जब इससे मिलेंगे तो एंटीमनी का 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बचेगा। इसके 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन से तो मिल गया। 1 इलेक्ट्रॉन पहले यहां आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, पूरे क्रिस्टल में यह इलेक्ट्रॉन घूमेगा और इस जर्मेनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। इस प्रकार का अर्धचालक जो हमारा होता है वह एन टाइप अर्धचालक होता है, जिनकी जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी धातु उपधातु की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बढ़ती है वह एन टाइप, जिनमें होल के कारण बढ़ती है वह पी टाइप। क्वेश्चन आता है क्या होता है जब जर्मेनियम में इंडियम की डोपिंग करते हैं, जब जर्मेनियम में इंडियम की डोपिंग करते हैं तो होल बनते हैं, उस होल बनने के कारण जर्मेनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इस प्रकार का प्राप्त अर्धचालक पी टाइप कहलाता है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो बेटा, अगले क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन था संचायक बैटरी, यानी कि द्वितीयक सेल। पिछले कालांशों में बेटा जो हमने पिछला पेपर सेट 1 बताया था उसमें यह था ये रिचार्जेबल होता है, अर्थात एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लाया जा सकता है। ये जैसे हमारी लेड स्टोरेज बैटरी इसका एग्जाम्पल थी। पिछले कालांश में इसको लिखाया है इसलिए इसकी व्याख्या नहीं की जा रही है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का घा नरनष्ट समीकरण। कौन सा है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। सामान्यतः क्या हुआ, पिछले कालांश में जो पिछला पेपर था उसमें टॉपिक आया था विद्युत विभव किस या विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं। हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लिया था, मानक अपचयन विभव ज्ञात कर लिया था। लेकिन हमें किसी भी कंडीशन में किसी भी ताप और दाब पर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तब कैसे ज्ञात करें। सभी तापों पर, सभी दाबों पर, सभी सांद्रता पर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट थे नरनस्ट, उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत कर दी, इसको नरनस्ट समीकरण कहते हैं। अगर किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है
तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो लिखना ही पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें RT अपॉन NF, ये तो हमने पढ़ा था लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। यह इक्वेशन नर्नेस्ट इक्वेशन कहलाती है। यहां ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रोड बनेगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे वह है F, क्या है, फैराडे है, 96500 इसकी वैल्यू होती है। R एक कांस्टेंट है, 8.314 इसकी वैल्यू होती है, और T 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होता है। अगर इनकी वैल्यू आप पुट कर दें तो फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E नॉट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू है 8.314, T की वैल्यू है 298 अपॉन N नहीं मालूम है, इसकी वैल्यू है 96,500, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आंसर आएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बेटा जब आप न्यूमेरिकल करो, जब आप आंकिक प्रश्न करोगे, उसमें यदि वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इससे करोगे सॉल्व, आपकी इतनी कैलकुलेशन बच जाएगी। आंकिक प्रश्न इससे करना, अगर R की वैल्यू T की वैल्यू दे रखी है तो इसको रख के बाद में इसको लिख देना है, ठीक है नहीं। तो ये नर्नेस्ट इक्वेशन है, क्वेश्चन था नर्नेस्ट इक्वेशन लिखिए, हम लिख चुके हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा टिंडल प्रभाव। क्या लिखा है बेटा, टिंडल प्रभाव। एक साइंटिस्ट थे बच्चों टिंडल, उन्होंने क्या देखा, एक प्रकाश की बीम को एक ट्रू सॉल्यूशन, किससे, ट्रू सॉल्यूशन, प्रकाश की बीम को एक ट्रू सॉल्यूशन से उन्होंने पास किया, तो उसमें से प्रकाश सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। क्या कह रहा हूं मैं, एक ट्रू सॉल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट को एक ट्रू सॉल्यूशन से पास किया, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा और प्रकाश यहां से निकला, सीधा निर्गत प्रकाश दिखा हमें। ये कौन सा था, निर्गत प्रकाश था। लेकिन उन्होंने जब यही प्रकाश की बीम को एक कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास किया, किसमें से बेटा, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब उन्होंने प्रकाश की बीम को इस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास किया, तो यह कोलाइडल सॉल्यूशन का पाथ दिखने लगा, और उसमें उसके मार्ग में आने वाले कोलाइडी कण क्या होने लगे बेटा, चमकने लगे। क्या है ये, प्रकाश का कण जो देखा, उसका जो पाथ है वह पाथ विजिबल हो गया, जहां से प्रकाश गुजर रहा था उस पाथ को स्पष्ट देखा जा सकता था, और उस पाथ में जो कोलाइडी कण थे वह चमकने लगे, उस पाथ में उपस्थित कोलाइडी कण चमकने लगे। प्रकाश के पथ में कोलाइडी कणों का इस प्रकार का चमकना या उसका पथ विजिबल होना, पथ दिखाई देना, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कह रहा हूं, जब बीम ऑफ लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करते हैं तो उसका पथ स्पष्ट दिखाई देता है, उस पथ में उपस्थित कोलाइडल कण चमकने लगते हैं। इस घटना को चूंकि टिंडल ने देखा था, इसलिए इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव है। एक दो उदाहरण देखें बच्चों, एक उदाहरण ले लें। हमने कभी देखा होगा, जैसे हमारा एक कमरा है, इस कमरे के अंदर बच्चों बहुत से कोलाइडल पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम है। जब इस अंधेरे कमरे में एक लाइट की बीम आती है, तो हमने देखा होगा उस बीम का पूरी लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है, एक फोकस बनता है पूरा,
और उसके मार्ग में छोटे छोटे कण भी घूमते हुए दिखते हैं। वो कण कोलाइडल कण है। पाथ का दिखना टिंडल प्रभाव है। टिंडल ने बताया कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए यह अपने मार्ग में आने वाले प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। बड़े साइज के कारण अपने मार्ग में आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। नोट कर लो बच्चों, नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको। चौथा क्वेश्चन समझाते हैं फिर। 4 करते हैं बेटा। 4 का आपको अभी 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले 4 का आपको क्वेश्चन दिख गए होंगे, मैंने बोर्ड पर भी लिख रखे हैं। चौथे का जो का क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। ठीक है ना बेटा। संक्रमण तत्व क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच जो तत्व होते हैं वह तत्व संक्रमण तत्व हैं। क्या है बेटा, संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में जो तत्व होते हैं वह तत्व संक्रमण तत्व हैं। क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या करूं मैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में जाता है, इसलिए इन संक्रमण तत्वों को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, इनके गुण एस और पी के संक्रामी होते हैं, इनके बीच में घूमते रहते हैं, इन्हें एस और पी के बीच में ही रखा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले कालांश में बताया था बेटा हमने, n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। ठीक है नी। अब आता है इनके चुंबकीय गुण बताइए। तो ज्यादातर संक्रमण तत्व बेटा अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ज्यादातर संक्रमण तत्व और उनके आयन अनुचुंबकीय होते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों होते हैं, हम कहेंगे अपूर्ण डी कक्षक। क्या होता है बेटा, क्योंकि डी में 1 से 9 तक ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अपूर्ण डी कक्षक जिसमें क्या होता है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के अपूर्ण डी कक्षक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह अनुचुंबकीय होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, म्यू इक्वल टू n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। एग्जाम्पल लिखा हमने, एक प्रश्न आया Fe+2 का की प्रकृति बताइए। हमने कहा Fe जो होता है, Fe इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं। 3d6 4s2 होता है। ठीक है ना। हमने कहा Fe डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे तो इसमें बचाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन और इसका आएगा 3d6 4s0। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 3d6 कैसे बनता है बेटा, ये 3d6 बनता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, n की वैल्यू 4 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय होता है और यह अनुचुंबकीय है। मैग्नेटिक मोमेंट यहां से निकाल लेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, आंसर आ जाए चुंबकीय आघूर्ण। चलिए ये बात हो गई। अगली बात आती है कि यह अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, ये अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यह उत्प्रेरक का काम करते हैं क्यों, क्योंकि इसमें परिवर्ती संयोजकता होती है। क्या होती है बेटा, परिवर्ती संयोजकता होती है और यह कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा, यह इनकी संयोजकता परिवर्ती होती है, मतलब इनके हाथ 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो अपने अलग अलग हाथों से ये क्रिया कारक को अपनी सतह पर खींच लेते हैं और उनके साथ बीच बीच में कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। उनको स्टेबिलिटी देते हैं वहां पे कि तुम हमारे पास आओ, केमिकल रिएक्शन करो, प्रोडक्ट बनाओ और निकल जाओ। तो इनकी परिवर्ती संयोजकता और कॉम्प्लेक्स बनाने की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, विशिष्ट गुण के कारण
यह क्रियाकारक अणु को अपनी सतह पर अधिशोषित करके उनको एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे यह अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात हो गई। अब खा क्वेश्चन था कि फ्रियोन क्या है, लिखा है ना, फ्रियोन क्या है, खा वाला क्वेश्चन था। फ्रियोन क्या है बेटा, जो मीथेन होता है, मीथेन यानी कि CH4, इसके क्लोरो और फ्लोरो, मीथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। यानी इसके H के स्थान पर फ्लोरीन और क्लोरीन लगाना है, अब जो बनेगा वह फ्रियोन है। सबसे प्रचलित फ्रियोन CF2Cl2 है। कौन सा बेटा, CF2Cl2। क्या है भाई ये डाई, जो F आता है ना और CH आता है, डाईफ्लोरो मेथेन। क्या है बेटा, डाईफ्लोरो मेथेन सबसे कॉमन फ्रियोन है। इसको बेटा फ्रियोन 12 किसके नाम से जानते हैं बेटा, इसको फ्रियोन 12 के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण फ्रियोन है। इनका जो प्रयोग है बेटा रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा, प्रशीतक, कूलेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। लेकिन यह बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अगर जब रेफ्रिजरेटर से निकलकर यह हमारे वायुमंडल में जाते हैं तो यह फोटोकेमिकल रिएक्शन द्वारा, किसके द्वारा, फोटोकेमिकल रिएक्शन द्वारा अपघटित होकर फ्री रेडिकल बनाते हैं। और यह फ्री रेडिकल हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही है। ओजोन लेयर को ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे जो सन की जिन अल्ट्रावायलेट रेस हैं जिनको हमारे लिए हानिकारक हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं, उससे बहुत दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो प्रश्न था फ्रियोन क्या है, इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, आप लिख सकते बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि श्मिट अभिक्रिया क्या है और इसके उपयोग बताना है बेटा, है ना। इसको नोट कर लो बेटा पहले पॉज करके। करते हैं, गा में लिखा हुआ है श्मिट अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ बेटा, श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया क्या है, श्मिट अभिक्रिया बच्चों एमाइंस बनाने की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें हम, इस पर हाइड्रोजेइक एसिड, किसकी बच्चों, हाइड्रोजेइक एसिड की रिएक्शन करा लें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंट में हीट करते हैं। बेटा हाइड्रोजेइक अम्ल क्या करता है अपनी केमिकल रिएक्शन में, N2 तो निकाल देता है और एक्टिव NH देता है। क्या देता है, एक्टिव NH देता है एक्टिव। बीच से CO2 निकल जाएगी और यहाँ यह NH एंटर कर जाएगा और NH और H मिलकर NH2 बना लेगा। यानी क्या बनना है, CH3NH2 प्लस क्या निकल गया, CO2 और N2, ये दो गैसेस निकल जाएंगी। क्या बनेगा, मेथिल एमीन। क्या बना, मेथिल एमीन, मिथाइल एमाइड बना है। यानी कि हाइड्रोजेइक अम्ल की रिएक्शन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से, मुख्यतः 1 डिग्री एमाइन बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें और दिया है बच्चों कि CH3NH2 और C6H5NH2 अर्थात मिथाइल एमाइन और एथाइल एमाइन को जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है, या एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, जो लिखा है उसमें बेटा, तो क्या होता है, प्रश्न है बेटा। यह जो अभिक्रिया है यह केमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको बेटा कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बिल एमीन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हम आइसो
साइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है, यह 1 डिग्री एमाइन को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट भी है। किसको बेटा? 1 डिग्री एमाइन को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट भी है। यदि कोई एमाइन 1 डिग्री है तो अगर उसकी हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराएंगे तो यहां एक एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसकी अनप्लेसेंट स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी। क्या आएगी बेटा? दुर्गंध आएगी। रिएक्शन कैसे होनी? सिंपल है, देखिए ये 3H और 3Cl निकल गए H2 और एक HCl निकल गया। सिंपल भाषा में याद रखना आपको, क्या बना? CH3NC, CH3NC बन गया। 3 HCl निकल गए, 3 KOH ले लेंगे हम यहाँ पे। क्या ले लेंगे? 3 KOH ले लेंगे तो 3 KCl और 3 H2O भी बन जाएगा साथ में, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। किससे? मिथाइल एमाइन से। अगर एनिलीन है फिर वही 2H यहां से, 1H और Cl यहां से, 3 KOH ले लेंगे हम, एल्कोहलिक रहेंगे तो बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, 3 KCl 3 H2O। यह टेस्ट 1 डिग्री एमाइन को आइडेंटिफाई करने का भी टेस्ट है। इसमें 1 डिग्री एमाइन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ मिलाने पर अनप्लेसेंट स्मेल आती है। कैसी आती है बेटा? अनप्लेसेंट स्मेल आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि बेटा चौथा क्वेश्चन लिखा है, चौथे का घा। ये एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। पॉलीमर दोनों के, एमपी बोर्ड में भी हट गया है, यूपी बोर्ड में भी हट गया है। जो बच्चे अन्य बोर्डों के हैं उनकी में पूरी जानकारी नहीं है। अगर वहां ये है तो मैं छोटी सी बात समझा देता हूं। जो योगात्मक बहुलक होगा, शॉर्ट बता देता हूं, योगात्मक बहुलक जो होगा बेटा, उसमें क्या होगा? जो मोनोमर बनेगा, क्या कह रहा हूं मैं? मोनोमर जब रिएक्शन करके पॉलीमर बनाएंगे तो उसका n गुना होगा। कैसा होगा बेटा? ये इसका n गुना, जैसे हम लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह मोनोमर इथिलीन है, इससे हमने पॉलीइथिलीन बना दिया। क्या बना दिया बेटा? इसको हम पॉलीथीन कहते हैं। यह एक योगात्मक बहुलक है। इसमें योगात्मक बहुलक क्या होता है? मोनोमर आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बना लेते हैं, या इसका n गुना होता है। 5 जोड़ेंगे तो 5 गुना, 6 जोड़ेंगे तो 6 गुना। ये योगात्मक है। संघनन क्या होता है? जैसे हमने लिखा CH2 का होल 6 NH2 NH2 प्लस COOH, CH2 का होल 4 COOH। ये एडिपिक अम्ल है, ये हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसके N अणु आपस में मिलेंगे तो इसका H और इसका OH निकलता जाएगा। क्या कह रहा हूं? एमाइन का H यानी कि NH, CH2 का होल 6 NH, इसका OH निकल गया तो CO आया, CH2 का होल 4 CO। जब पॉलीमर बने वो मोनोमर का n गुना नहीं हो, उसमें से छोटे छोटे अणु निकल जाएं, तो यह बहुलक संघनन बहुलक कहलाता है। ये नाइलॉन 66 है। क्या है बेटा? नाइलॉन 66 है। यह एक संघनन बहुलक है। इसमें पॉलीमर जो बनेगा वो मोनोमर का n गुना नहीं होगा, कुछ कम होगा। इसमें NH2O कम हो गया, NH2O निकलते गए, ये कम हो गया। बेकेलाइट एक पॉलीमर है बेटा, जो फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड से मिलकर बनने वाला रेजिन है। क्या है बेटा? फिनॉल फॉर्मलडिहाइड। फिनॉल ये होता है, फॉर्मलडिहाइड ये और फिनॉल ये है। ये फॉर्मलडिहाइड फिनॉल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है। कहां पे बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। ये जहां ये जुड़ेगा वहां से H निकलेगा, और यहां से जहां से निकलेगा यहां से H निकलेगा, और H इस पर आकर जुड़ जाएगा। और जब ये जो बनाते हैं, यह एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बनाते हैं। त्रिविमीय बहुलक 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं से भी जुड़ सकता है, उसका नाम बेकेलाइट। इन दोनों को मिलाकर क्रॉस लिंक बनता है
और क्रॉस लिंकिंग में बेटा एक पॉलीमर बन जाता है, इस पॉलीमर को हम बेकेलाइट कहते हैं। ठीक है नहीं, ये जो बनेगा यह एक बार यूज होता है, रिसाइकिल नहीं होता है इसका, एक बार बन गया तो बन गया। योगात्मक बहुलक पॉलीमर मोनोमर का एन टाइम, संघनन बहुलक कुछ कम, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से बना एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है। इसका उपयोग बहुत से प्लास्टिक मटेरियल बनाने में किया जाता है। मैं आशा कर रहा हूं ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले कालांश में बकाया 3 क्वेश्चन के साथ पुनः मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।